चलो। भविष्य के संसार में आश्चर्यजनक रूप से ये राक्षस किसी रहस्यमय शक्ति से प्रतिबंधित प्रतीत होते हैं। वे कभी भी 8000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं जाते, जैसे वहां कोई अदृश्य बाधा हो। वैज्ञानिक नीना निराश है, फिर भी वह जवाबी हमले राक्षसों के अभेद्य खोल हमेशा एक अपार खाई की तरह रहते हैं, जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल है। विल और उसका बेटा रॉकी पर्वत की ऊंचाई पर जीवित रहने के लिए संघर्षरत हैं। 3 साल बीत गए हैं और बेटे की ऊंचाई की बीमारी और भी गंभीर हो गई है। मुसीबत पर मुसीबत, वेंटिलेटर का फिल्टर अचानक बिगड़ गया है और जोखिम लेना होगा। लेकिन अकेले राक्षसों से भरे शहर में जाने पर जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। निराशा में विल को अचानक एक साहसिक विचार आता है और वह नीना के घर जाता है। उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ पहाड़ के बीच स्थित अस्पताल तक जाएगी। नीना को एक बार विल ने मौत के मुंह से बचाया था और ये कर्ज हमेशा उसके दिल में रहा है। इसके अलावा जब से ये राक्षस पहली बार दिखे, नीना ने उनकी आदतों का अध्ययन करने में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है और अब वह उन्हें अच्छी तरह जानती है। विल जानता है कि अगर यह साहसिक कार्य सफल होता है तो नीना का ज्ञान और अनुभव महत्वपूर्ण मदद होगा। इसके अलावा विल के पास एक कम झात गुप्त मार्ग की जानकारी भी है। यह खदान की सुरंग पहाड़ के मध्य में स्थित अस्पताल तक जाती है, जो निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई की सफलता की उम्मीद बढ़ाती है। अगले दिन सुबह विल अपने बच्चे को एक दयालु आंटी के पास छोड़कर हथियारों के भंडार की ओर जाता है। जब विल केटी को कहीं से पता चला कि विल अस्पताल जाने वाला है, वह विल को अकेले जोखिम उठाने देने के लिए तैयार नहीं थी और उसने कहा कि वह खुद अकेली है। वह पहले ही जीवन और मृत्यु को नजरअंदाज कर चुका है। इस संकट से भरी दुनिया में बेकार जीने के बजाय वह विल के साथ साहसिक कार्य करना चाहता है। विल के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ती है। वह जानता है कि यह यात्रा खतरनाक है, लेकिन केटी के साथ होने से उसे सुरक्षा और आत्मविश्वास महसूस होता है। जल्द ही तीनों खड़ी चट्टानों से होकर पहाड़ से नीचे जाते हैं। पास ही सेना और राक्षसों के बीच लड़ाई के निशान हैं। विल चिंतित है कि गड्ढों में राक्षस छिप सकते हैं। तब नीना कंपास निकालकर बताती है कि राक्षसों के शरीर में मजबूत जैविक चुंबकीय क्षेत्र होता है और कंपास में कोई बदलाव न होने का मतलब है कि आसपास कोई राक्षस नहीं है। तीनों जल्दी से 8000 फीट की ऊंचाई पार कर राक्षसों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वे तुरंत सामग्री की तलाश करते हैं। विल एक ग्रेनेड लॉन्चर ढूंढकर केटी को देता है, जबकि नीना जमीन पर एक राक्षस की त्वचा का टुकड़ा उठाती है। तैयारी पूरी करने के बाद तीनों फिर से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। मानवता के गायब होने के 3 साल बाद जंगल पर विभिन्न जानवरों का कब्जा हो गया है। तीनों जल्द ही एक केबल कार के शुरुआती बिंदु पर पहुंचते हैं, जिसका दूसरा सिरा पहाड़ के मध्य में है। अगर वे इसे चालू कर पाए तो सुरक्षित ऊंचाई वाले क्षेत्र में वापस पहुंच सकते हैं। अचानक नीना देखती है कि उसके हाथ में कंपास मनुष्यों की गति राक्षसों से काफी कम होती है, इसलिए तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। विल जल्दी से केबल कार के नियंत्रण पैनल पर चढ़ता है, जबकि नीना और केटी राक्षसों को आगे बढ़ने से रोकती है। राक्षस शूटिंग रेंज में आने वाला है, लेकिन वह भयानक लाल रोशनी अचानक समय देखकर छलांग लगा। अच्छा हुआ कि विल ने उसे समय पर पकड़ लिया। अगले ही पल राक्षस के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी पाई। दिन के डरावने अनुभव से सभी अभी भी सहमे हुए थे, यहाँ तक कि वैज्ञानिक नीना भी इस स्थिति पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये राक्षस अचानक धरती से निकले थे और महज 1 महीने में 9/10वां मानव जाति को खत्म कर दिया था। और भी डरावनी बात यह थी कि राक्षस कभी आराम नहीं करते। उन्हें खाना भी नहीं चाहिए, जैसे इंसानों का शिकार करना उनकी प्रवृत्ति बन गई हो। एक रात आराम करके तीनों परित्यक्त खदान पहुंचे। नीना ने पाया कि यद्यपि यह स्थान 8000 फीट से ऊपर था, पर सुरंग के अंदर कुछ जगह निश्चित रूप से इस ऊंचाई से नीचे होंगी। आखिरकार राक्षस पहले से ही जमीन के नीचे रहते थे और आवाज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव से इंसानों का पता लगा सकते थे। खदान में हल्की सांस लेने से भी उनकी स्थिति उजागर हो सकती थी, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तीनों गहरी खदान में चले गए और लंबी यात्रा के बाद विल ने निराशा से पाया कि अस्पताल की ओर जाने वाला रास्ता बंद था। लेकिन अचानक उसे याद आया कि एक और रास्ता है जिसे वे इस मार्ग को पार कर सकते हैं, पर उन्हें 7000 फीट की ऊंचाई तक नीचे जाना होगा। मजबूरी में तीनों ने हिम्मत जुटाकर पाइप से नीचे उतरने का फैसला किया। वे इस खतरनाक क्षेत्र से जल्दी से गुजरने लगे। अचानक केटी को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तीनों ने जल्दी से अपने हेडलैम्प ढक दिए और घबराकर खदान की दरार में छिप गए। विल ने राक्षस पर गोली चलाई, पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। नीना ने विल को शांत रहने कहा। तीनों ने हेडलैम्प बंद किए और सांस रोक ली। वाकई रात पर चढ़ते हुए आखिरकार खदान से बाहर निकल गए। जान बचाकर दोनों एक परित्यक्त फार्म पर पहुंचे। विल को खुशी हुई जब उसने देखा कि मालिक की कार अभी भी चल सकती है और घर में भी काफी खाना जमा था। दोनों ने मौका देखकर पेट भर खाना खाया। विल ने अचानक नीना से पूछा, दुनिया के अंत की शुरुआत में वह प्रयोगशाला में क्या शोध कर रही थी? सेना उसे विशेष महत्व क्यों दे रही थी? यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नीना को बचाने के प्रयास में शहीद हो गई। नीना ने बताया कि उन्होंने पाया था कि राक्षस की त्वचा, जिसे पारंपरिक हथियारों से भेदा नहीं जा सकता, कोबाल्ट तत्व से रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। लेकिन जब शोध परिणाम देने वाला था, तभी प्रयोगशाला पर राक्षसों ने हमला किया। अगली सुबह विल ने पिकअप ट्रक चालू किया और नीना के साथ पास के कस्बे की ओर चल पड़ा। घोड़ों की टापों की आवाज का लाभ उठाकर दोनों सफलतापूर्वक अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में सब कुछ बिखरा था। विल ने जानकारी से फार्मेसी की ओर बढ़कर दवाइयां खोजना शुरू किया। इस समय नीना के हाथ में कंपास पागलों की तरह घूमने लगा, जिससे स्पष्ट था कि राक्षस पास ही था। दोनों एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। जिसको देखा, नीना के मन में आशा की किरण जगी। लगता था कि ये राक्षस अजेय नहीं थे। नीना ने विल से उसे प्रयोगशाला ले जाने का अनुरोध किया। कई वर्षों के शोध के बाद उसके पास राक्षसों को मारने का तरीका था, पर अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए उपकरणों की कमी थी। मानवता का घर वापस पाने के लिए विल ने बिना हिचक के नीना को प्रयोगशाला की ओर गाड़ी चलाई। प्रयोगशाला पहुंचकर विल बाहर निगरानी करता रहा। नीना ने कोबाल्ट तत्व और अन्य रसायनों को मिलाकर गोलियों पर लगाया। गोली चलाने पर राक्षस की त्वचा पर कोई असर नहीं हुआ। विल ने नीना को जल्दी निकलने को कहा, पर नीना एक अंतिम प्रयास करना चाहती थी और विल को पहले जाने को कहा। उसने बताया कि उसकी कार पास ही है, अगर प्रयोग विफल हो तो वह गाड़ी से निकल जाएगी। विल ने और विरोध नहीं किया। नीना लगातार रसायनों के अनुपात को समायोजित करती रही, पर गोलियां अभी भी राक्षस की त्वचा को भेद नहीं पा रही थी। जब वह असमंजस में थी, तभी राक्षस धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। नीना ने पास रखी पावर बैटरी देखी और तुरंत उसे एक विचार आया। उसने रसायनों के अनुपात को फिर समायोजित करके गोलियों पर लगाया। दूसरी ओर विल गाड़ी से घर लौट रहा था। अचानक गाड़ी का टायर फट गया। हवा में चक्कर लगाकर वह स्थिर हो गया।
कुछ समय बाद वह एयर जागी और पूरी ताकत लगाकर विंडशील्ड को तोड़ा। इस शोर ने राक्षस को आकर्षित किया। वह एयर पहाड़ की ओर भागने लगी। राक्षस उसके पीछे तेजी से आ रहा। समुद्र तल से ऊंचाई की रेखा सामने थी, पर अगले ही क्षण राक्षसों ने विल को चारों तरफ से घेर लिया। विल कौन है? हालांकि संदेह से भरे थे, दोनों जल्दी गांव लौटे और प्रतिरोध का प्रतीक माने जाने वाला समुद्री डाकू का झंडा फहरा दिया। खून के रंग का झंडा अग्नि संकेत की तरह बंजर भूमि पर फैल गया। हर बचे हुए लोगों के समूह तक आशा पहुंचाते हुए विशेष गोला बारूद की कार्यशाला रात भर जगमगाई। लोगों ने गोलियों में अपना बदला भर दिया। जब पहली सुबह की किरण ने आसमान को लाल कर दिया तो सभी गांवों के झंडे एक साथ फहरा दिए गए। मानवता के जवाबी हमले का बिगुल बज चुका था।